सो वेलकम गाइस। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन किया था। हमने फॉर्मूला देखा था, कैसे फोर्स वेरी करता है, हमने ये चीज़ें देखी थी, इसके बारे में डिस्कशन किया था। और फिर हमने ये डिस्कशन किया था कि जो फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है। मींस मास पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और उसकी डिपेंडेंसी का हमने रिलेशन देखा था कि कैसे मास इंक्रीज होने से फोर्स डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है, एंड डिस्टेंस इंक्रीज होने से फोर्स डिक्रीज होता है। हमने ये सब कवर किया था। उससे पहले हमने केपलर्स के लॉस को कवर किया था और लास्ट में हमने जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको कवर किया था। तो अभी इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसको बोला जाता है फ्री फॉल। और ये अर्थ स्पेसिफिक केस है। मींस ये हम सिर्फ अर्थ के लिए ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो फ्री फॉल है हम अर्थ के केस में ही लेते हैं। सो आवर टुडेज starting topic of discussion first topic of discussion is free fall. So what is free fall, कैसे डिफाइन करते हैं? when an object freely falls under gravitational force of earth, then it is said to be in free fall. मीन्स फ्री फॉल में ओनली फोर्स कौन सा एक्टिंग है? ओनली फोर्स एक्टिंग इन फ्री फॉल इज ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ। ओके। और इसलिए इसको अर्थ का ही, जब हम फ्री फॉल बोलते हैं तो बाय मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की। फ्री फॉल मीन्स बाय डिफॉल्ट डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके। तो सिनेरियो कैसा होगा? तो सपोज कीजिए हम अर्थ का सरफेस लेते हैं। तो दिस इज आवर अर्थ सरफेस। ओके। अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज एक बॉल है। और यह क्या करती है? इस बॉल को हम लीव कर देते हैं, तो ये कैसे जाएगी? ऐसे नीचे की तरफ आएगी। जब ये नीचे की तरफ आएगी तो इस पे क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और कोई भी फोर्स हो, फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F इजिकल टू mg। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए फॉर्मूला है G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सपोज कीजिए इसका मास है MO, मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और अर्थ का मास है ME, मास ऑफ अर्थ। और जो ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक,
इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये है d, तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा MEMOD, डी स्क्वायर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, राइट। अब ये फोर्स ऑलवेज क्या लगता है, सेंटर टू सेंटर लगता है, ये हम पहले देख चुके हैं जब हमने इधर ये एग्जांपल कवर किया था। तो यहाँ पे फोर्सेस था या जो डिस्टेंस था वो ऑलवेज सेंटर टू सेंटर था, सेंटर टू सेंटर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम बॉल के हिसाब से देखते हैं कि बॉल, अगर सिर्फ बॉल के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या कंडीशन है, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, for every action there is equal and opposite reaction। so इससे हम क्या बोल सकते हैं, that earth surface exert gravitational force on ball, ये सही है। सिमिलरली ball exert gravitational force on earth surface। and both of these forces are equal and opposite in direction। फोर्सेस दोनों पे सेम रहेंगे, बस डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। तो इसको अगर हम फिर से ड्रॉ करें विद प्रॉपर डायरेक्शन एंड ऑल दिस थिंग, ये हम इनको रब कर देते हैं इसको। ठीक है, तो जो ब्लू कलर है यहाँ पे डिनोट करता है कि जो बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और अभी हम ग्रीन कलर लेते हैं जो डिनोट करेगा कि जो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये वाला, ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये किसने लगाया ग्रीन वाला, ये लगाया बॉल ने, और ब्लू वाला किसने लगाया, ये लगाया अर्थ सरफेस में। और दोनों सेम ही होंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, बस
डायरेक्शन अपोजिट है। जो जो बॉल ने लगाया वो बॉल की तरफ है, मीन्स ऊपर की तरफ है, और जो अर्थ सरफेस लगाया वो नीचे की तरफ है, सरफेस की तरफ है। ठीक है, और ये चीज हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब फोर्स दोनों पे लग रहा है और इक्वल फोर्स लग रहा है तो सिर्फ हमें बॉल ही क्यों नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देती है, सरफेस ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता हुआ दिखाई देता, बिकॉज जो बॉल का मास है वो कम है, जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉल है वो कम है। किससे कम? क्या बहुत कम है, मास ऑफ अर्थ से। इससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ से, और इससे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ अर्थ से, और इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट will be much larger than displacement of अर्थ। ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है कि वाई ओनली सिर्फ जो बॉल है वो नीचे की तरफ आती है, ना कि अर्थ ऊपर की तरफ जाती है। ओके, तो अब तक हमने इतना कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक फोर्स है जो बॉल ने लगाया, एक फोर्स है जो अर्थ ने लगाया, और दोनों सेम ही है। जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डी का स्क्वायर जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था। अब हम पहले पढ़ चुके हैं, व्हेन एनी फोर्स अप्लाइड ऑन सम ऑब्जेक्ट, और अब हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, बॉल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉल ही मूव कर रहा है। ठीक है, देन देयर इज सर्टेन एक्सेलरेशन हैपन्स। तो कुछ एक्सेलरेशन होती है, हमने डिस्कस किया था ये, कि जब भी फोर्स होगा, और ये कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। अनबैलेंस फोर्स होगा तो इससे क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन से आती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी से आती है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जो अब यहाँ पे जो बॉल है, ये इस पे सिर्फ एक सिंगल फोर्स लग रहा है जो नीचे की तरफ है, ये वाला। ठीक है, और अगर सिंगल फोर्स लग रहा है तो एक कंडीशन कैसी है, बॉल की कंडीशन अनबैलेंस कंडीशन है, और अगर अनबैलेंस कंडीशन है तो हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला चेन ऑफ थॉट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स को हम मास टाइम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और सेम फोर्स को हमने इस फॉर्मूला से डिफाइन किया है। तो दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, क्योंकि बात तो सिर्फ फोर्स की हो रही है। तो यहाँ से अगर आप इक्वेट करें तो मास टाइम एक्सेलरेशन हो जाता है जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डी स्क्वायर। और यहाँ पे ये मास किसका होगा, क्योंकि जब बॉल की मास हो रही है तो बात जब बॉल की हो रही है तो मास भी उसका आएगा, और हमने उसको ऑब्जेक्ट बोला हुआ, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर आप इनको रीअरेंज करते हो तो मास से ऑब्जेक्ट से कैंसिल हो जाता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बचता है जी एम ई डी स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। और अब हमारे पास जो जी है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, और जो डी स्क्वायर है ये ओनली वेरिएबल है। बिकॉज अगर आप देखेंगे इस फिगर में मास ऑफ अर्थ बदलने नहीं वाला, बस आप जो डी है ऑब्जेक्ट के बीच का और अर्थ के बीच का ये डिस्टेंस वेरी करवा सकते हो, इसके अलावा और हम कुछ भी वेरी नहीं करवा सकते।
राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बात अर्थ की हो रही है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग फॉर अर्थ, तो जो ये ए है इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल जी, और इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका फॉर्मूला रहता है जी मास ऑफ अर्थ बाय डी स्क्वायर। ओके, अभी इतना क्लियर है कि जो यहाँ पे जी होगा, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मीन्स पहले हमने एक एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, और जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमने उसको बोल दिया जी, उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके लिए फॉर्मूला ये आता है। और यहाँ पे डी क्या है, एक वेरिएबल है जो कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अभी इतना क्लियर है, तो अभी हम फर्दर इस डी को और ढंग से एक्सप्रेस करते हैं और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट दिस डी एक्चुअली मीन्स। तो अब तक हमने जो अर्थ लिया था उसको हमने सिर्फ सरफेस पे डिनोट किया था, अभी हम एक्चुअल अर्थ लेते हैं। सपोज कीजिए ये अर्थ है, सो ये हमने अर्थ को ड्रॉ कर लिया और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऑलवेज मेजर होता है सेंटर टू सेंटर। ओके, तो अर्थ का सेंटर यहाँ पे है कहीं पे, और जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को ही उसका सेंटर मान के चलते हैं, और हम दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लॉट करते हैं। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, इसको हमने बोल दिया कि ये जो डिस्टेंस है वो है डी। ओके, ये डिस्टेंस है डी। अब देखिए, आपको ये डिस्टेंस पता है कि सेंटर टू अर्थ कर्वेचर, जो अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है यहाँ पे आउटर बाउंड्री, इस डिस्टेंस को कितना बोलते हैं, ये होता है रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, और आर ई बोल सकते हो या आप इसको आर बोल सकते हो। तो अगर हम इस पूरे डिस्टेंस को देखें तो ये तो हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ, और जो ये है हमारे पास, ये है ऑब्जेक्ट की हाइट फ्रॉम द सरफेस। ये तो है रेडियस ऑफ अर्थ, और ये है ऑब्जेक्ट की हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट d इज इक्वल टू आर प्लस एच। ओके,
सो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से आर को कॉमन निकाल लें, हम ऐसे लिख सकते हैं आर 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर, और इसको फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर। तो जो ऊपर हमारे पास फॉर्मूला आया था जी का, जी था जी मास ऑफ अर्थ बाय डी स्क्वायर। इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर। ओके, अब हमें ये पता है कि जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट है, अब देखिए जो अर्थ की रेडियस होती है, नाउ अगर हम एक साइड कैलकुलेशन करें तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो अप्रोक्सीमेट 6300 किलोमीटर है। और हम किसी ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पे प्लेस कर सकते हैं, मैक्सिमम सपोज कीजिए आप उस ऑब्जेक्ट को ना माउंट एवरेस्ट पे रख देते हो, क्योंकि माउंट एवरेस्ट अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है लैंड पे। सपोज ऑब्जेक्ट एट माउंट एवरेस्ट, तो भी उसकी हाइट कितनी होगी, माउंट एवरेस्ट की हाइट अप्रोक्सीमेट 9 किलोमीटर है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे h बाय आर कैलकुलेट करते हो जो कि क्या होगा 9/6300, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 0.0001 कुछ ऐसे आएगा। सपोज कर लीजिए ये आ जाता है 0.01 भी आ जाता है। ठीक है, तो आप अगर इस फॉर्मूले में देखें जो हमारे पास ये टर्म है 1 प्लस एच आर का स्क्वायर, तो अगर आप यहाँ पे 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा। मीन्स जो यहाँ पे ये h बाय आर वाली टर्म है ये बहुत ही छोटी होने वाली है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो हमारे पास जो g है उसकी फाइनल वैल्यू बचती है जी एम ही बाय आर स्क्वायर और इंटू 1 का स्क्वायर। यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है। जी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम ई मास ऑफ अर्थ है, ये भी कांस्टेंट है। आर रेडियस ऑफ अर्थ है, ये भी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। सो अगर आप इन सब की वैल्यू पुट करें तो जी की वैल्यू आ जाती है 9.8, और ये एक्सेलरेशन है तो यूनिट वही रहेंगी जो एक्सेलरेशन की होती है। ठीक है, और ये वैल्यूज वी कैन यूज until height of object is very small as compared to radius of अर्थ। तो आपको हर आपके प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मीन्स आप जो भी न्यूमेरिकल कुछ भी कैलकुलेशन करोगे और जो आपका और भी कोई अगर आप डेरिवेशन करते हो कहीं यूज़ करते हो तो जी की वैल्यू आपको 9.8 लेके चलनी है अनलेस अदरवाइज इट इज़ मैंशनड, और मोस्टली मेंशन किया होगा तो आपको वहाँ पे 10 यूज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करना होगा। अभी इतनी लंबी कैलकुलेशन का मेन पर्पस क्या था, तो मेन पर्पस ये था कि जब हमने फ्री फॉल को स्टार्ट किया स्टडी करना, जब हमने यहाँ से फ्री फॉल को स्टार्ट किया स्टडी करना तो हमने क्या देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो डी
डी डिस्टेंस पे है अर्थ के सरफेस से, सेंटर से, तो अर्थ उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। फिर हमने स्टडी किया कि अर्थ मूव क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है, तो अर्थ की वेलोसिटी बहुत कम होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी और ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी जब वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये सब पहले हमने उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, फिर उसको जो मास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है सेकंड लॉ से, हमने उसको दोनों को इक्वेट किया, हमने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, फिर हमने उस फॉर्मूले को फर्दर सोल्व किया सो दैट हमें एक वैल्यू मिल सके जो कि आती है 9.8। मीन्स when any object falls freely under Earth's gravitational force, then it will experience a downward acceleration which is g और उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस it is assumed to be कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं कि जी की वैल्यू हमेशा इतनी ही रहेगी। अब देखते हैं, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वेरिएशन देखी थी मास के साथ और डिस्टेंस के साथ, यहाँ पे कि कैसे मास के वेरी होने से फोर्स वेरी होता है और कैसे डिस्टेंस के वेरी होने से फोर्स वेरी होगा, तो ऐसे ही हम देखेंगे कि कैसे जो जी है वो वेरी होता है मास से और डिस्टेंस से। सो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ जी विद मास एंड रेडियस। ठीक है, तो पहले हम करते हैं पार्ट ए मास का। तो जो जी का फॉर्मूला है वो है हमारे पास जी, ये कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल, मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ के। मीन्स अगर मास ऑफ अर्थ बढ़ता है तो इसका मीनिंग क्या होगा, जी भी इंक्रीज होगा। अगर मास ऑफ अर्थ डाउन जाता है, कम होता है, तो इसका मीनिंग क्या है, जी भी डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स अगर आपको कोई एग्जांपल देके पूछे कि सडनली, कि जैसे क्वेश्चन में ये दिया जाता है या किसी एग्जांपल में, सपोज मास ऑफ अर्थ reduces to half, अगर अर्थ का मास आधा हो जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा, देन जी विल आल्सो
रिड्यूस टू हाफ, तो जी की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। अपोजिट केस, इफ मास ऑफ अर्थ डबल्स, तो इसका मीनिंग क्या होगा, देन जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल आल्सो डबल्स। और आप ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, जो कैपिटल जी है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। स्मॉल जी मास पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। अब आते हैं रेडियस पे। जो स्मॉल जी है वो इनवर्सली डिपेंड करता है रेडियस पे। मींस अगर रेडियस इंक्रीज हो जाती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, जी डिक्रीज करता है। एंड अगर रेडियस डिक्रीज हो जाती है तो इसका मीनिंग क्या है, जी इंक्रीज करेगा। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली आवर अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फेयर। जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो थोड़ी इलिप्टिकल टाइप में है, इलोंगेटेड है। मीन्स कुछ ऐसे है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो ब्लैक है ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहीं पे हमारे क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। ऐसे ये ग्रीन वाला है, जो ग्रीन वाला है ये है नॉर्थ पोल, और ये यहाँ पे जो नीचे ग्रीन वाला है ये है साउथ पोल। और जो ये है जो स्काई कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये है इक्वेटर। सो जो इक्वेटर पे रेडियस है, रेडियस एट इक्वेटर वो ज़्यादा होती है किससे, रेडियस एट पोल से। मीन्स रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। तो उससे क्या हो जाता है, अब देखिए, जहाँ रेडियस कहाँ पे ज़्यादा है, इक्वेटर पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इम्प्लाइज अगर इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड रेडियस ऑफ पोल कम है तो जी एट पोल ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ से इन दोनों से डिनोट कर सकते हो कि जो पोल पे जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इक्वेटर से ज़्यादा होती है। मीन्स थिंग्स वेट मोर एट पोल देन इक्वेटर। मीन्स जो पोल होते हैं वहाँ पे चीज़ें भारी होंगी, उनका वेट ज़्यादा होगा इक्वेटर से ज़्यादा। ऑल्दो ये जो डिफरेंस है बहुत ही माइन्यूट होता है, बट नंबर वाइज पोल पे वेट ज़्यादा मिलेगा और इक्वेटर पे वेट कम मिलेगा।
तो एक इसी से रिलेटेड टॉपिक है, जो पॉइंट है हम जिसे अब हमें आगे डिस्कस करना है, वो है मास एंड वेट। सो हमारा अभी का टॉपिक है मास एंड वेट। आपने ये फॉर्मूला बहुत बार स्टडी किया है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। और जब फ्री फॉल आ जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जी के इक्वल हो जाता है। तो फ्री फॉल में यही फॉर्मूला बन जाता है, एफ इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, फ्री फॉल के अंदर यही फॉर्मूला हो जाता है, एफ इज इक्वल टू एम जी। सो जो वेट है, वेट इज द मेजर ऑफ gravitational force applied by earth on object। वेट क्या है, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो किसने लगाया, अर्थ ने लगाया, किस पे, ऑब्जेक्ट पे। तो जब हम उसको मेजर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेट। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मटेरियल present inside the body which causes gravitational force। जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा वो है मास। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा तो जितना फोर्स वो लगेगा वो है वेट। सो आप ऐसे बोल सकते हो, मास क्या है, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और वेट क्या है, मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, इतना कवर हुआ। अभी जो मास है डज नॉट चेंज, मास कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज वो किसी फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या है, इनहेरिट क्वालिटी ऑब्जेक्ट की। जबकि वेट क्या है, जो वेट है वेरीज विद वैल्यू ऑफ जी। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने थोड़ी टाइम पहले डिस्कस किया था कि पोल पे और इक्वेटर पे वेट में डिफरेंस होता है। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि जो वेट एट पोल होगा वो ग्रेटर होता है वेट एट इक्वेटर से। बट मास एट पोल इक्वल रहेगा मास एट इक्वेटर के, क्योंकि मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, मास ग्रेविटी को जनरेट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि एग्जाम्पल के फॉर्म में जो g है एट पोल इज ग्रेटर देन g एट इक्वेटर, मीन्स जो फोर्स है एट पोल इज ग्रेटर देन फोर्स एट इक्वेटर। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स।
और उससे क्या हो जाएगा, वेट कहाँ पे, पोल्स पे ग्रेटर होता है ऑलवेज, वेट यहाँ पे इक्वेटर पे, बट जो मास है एट पोल्स इक्वल ही रहेगा मास एट इक्वेटर पे। ये हमने डिस्कस किया मास और वेट का डिफरेंस। इससे पहले हमने फ्री फॉल में जो स्मॉल जी है, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। और इसके बाद इस चैप्टर में कुछ ही टॉपिक बचते हैं, लाइक थ्रस्ट एंड प्रेशर। वो डिस्कशन करने के बाद फिर हम इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, जो कि केपलर लॉ पे बेसिक होंगी, जिसमें हम केपलर लॉ के जो तीनों फॉर्मूला हैं उनको यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशन के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, और अर्थ के केस में स्मॉल जी की वैल्यू यूज़ करेंगे, और जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उनको अप्लाई करेंगे, और हम केसेस को सॉल्व करेंगे, कैसे कोई ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल करता है ऊपर से नीचे तो उसकी वेलोसिटी में कैसे डिफरेंस आता है, कितना वो फोर्स एक्ट करता है, ये सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, जिनसे आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे तरीके से डेवलप होगी इन चीज़ों को समझने के लिए, और आप थ्योरी को और बेटर तरीके से समझ पाओगे।